स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए क्या है 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। देखिए, सीएचए ने ऐलान जंग कर दिया है। इधर पीएफआई के ठिकाने एनआईए और ईडी के निशाने पर हैं। वहीं हंगामेदार सत्र की बात और बात, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? जमीन के लिए जंग की खबर, गिरफ्त में रिश्वतखोर की खबर और खबर चोरी के शक में पीट डालेगा एक शख्स की। 45 सेकंड में लुट गया बैंक। और मिशन 2024 पर बीजेपी और अब स्वास्थ्य का अधिकार। ये तमाम 10 बजे की 10 बड़ी खबरें। स्वागत है आप। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो देश की है वो है एक एक्शन की, एक कार्रवाई की, जो अब तक के इतिहास में देश की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई कही जा सकती है। पीएफआई मॉड्यूल के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई हुई है। 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए और ईडी की टीमें छापे मार रही है। देश भर में पीएफआई के 106 ठिकाने जो कि अब तक एनआईए और ईडी की रडार पर थे, आज वहां पर छापे मारे गए। पीएफआई चेयरमैन अब्दुल सलाम के घर पर भी छापा पड़ा है। कई जगह पर छापेमारी चल रही है। जानकारी यह मिल रही है कि अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद या देर शाम तक या इसके बीच किसी भी वक्फे में हो सकता है। जांच एजेंसी के सूत्र बता रहे हैं कि एमएचए मॉनिटरिंग कर रहा है। एनआईए और ईडी का यह अब तक का सबसे बड़ा जॉइंट ऑपरेशन है। देखिए, पीएफआई जो कि 2007 में गठित हुआ, 2010 के एक घटनाक्रम में उसका नाम सामने आया। लेकिन अगर हाल के दिनों में बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की साजिश थी। आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। पटना पुलिस ने फुलवारी शरीफ में छापे मारकर आतंकी साजिश का खुलासा किया था, जिसमें यह बात भी सामने आई थी कि आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे। पीएफआई के कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया, जिसके बाद एनआईए ने अपनी जांच आगे बढ़ाई। लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही थीं और कड़ियां जुड़ते जुड़ते पीएफआई के ठिकानों की ओर इशारा कर रही थी। तो आज देखा जा रहा है उन इशारों में कितना दम है, वो इशारे क्या कुछ कह रहे हैं। एनआईए और ईडी, देखिए, अगर एनआईए इंडिपेंडेंट भी छापे मारती तो यह देश की सबसे बड़ी खबर होती। ईडी ने अगर पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे होते तो यह देश की सबसे बड़ी खबर होती। लेकिन जॉइंट ऑपरेशन है, संयुक्त रूप से अगर ये छापे मारे गए हैं तो विश्वास मानिए, अब से पहले इस तरह की कार्रवाई देश में बिरले ही शायद देखने को मिली हो। और जॉइंट ऑपरेशन है, इसका मतलब यह है कि दो एजेंसियों को एक ही जैसे इशारे मिल रहे हैं और इसीलिए जॉइंट ऑपरेशन ये इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में पीएफआई पर एक्शन भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, कई राज्यों से मांग उठ रही है, विभिन्न धड़े मांग उठा रहे हैं पीएफआई पर बैन की। अब आज जिस तरह से ये छापा पड़ा है और जो कुछ भी इसमें निकलकर सामने आता है, ऐसे में इस बात को बल मिल रहा है कि आने वाले दिनों में पीएफआई पर प्रदेशव्यापी नहीं, देशव्यापी बैन लग सकता है। हिजाब विवाद में भी पीएफआई का नाम हाल के दिनों में सामने आया था। साथ ही पीएफआई ने आज की इस कार्रवाई पर रिएक्ट भी किया है। उनका कहना है कि आवाज दबाने के लिए यह किया जा रहा है। और देखिए, राजस्थान कनेक्शन भी है कार्रवाई का। राजस्थान के भी कुछ जिलों में, खासकर जयपुर में छापे मारे गए हैं। सहयोगी विष्णु इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या अपडेट्स हैं, क्या जानकारी है? कितने बजे के आसपास प्रदेश में यह कार्रवाई शुरू हुई? इस वक्त कहां कहां कार्रवाई चल रही है? की टीम स्थानीय पुलिस के साथ में, उसके अलावा जो सीआईएसएफ का जो कमांडोज थे, उनको लेकर रात को 2 बजे करीब वहां पर पहुंचे। उसके बाद में पूरे इलाके की जो है घेराबंदी कर दी गई, वहां पे आवाजाही रोक दी गई। उस वक्त में चूंकि लोग सो भी रहे थे तो ऐसे में लोगों को पता नहीं चला, लेकिन जब सुबह आवाजाही बंद कर दी गई, हथियारबंद कमांडो नजर आए तो वहां पे अफरा-तफरी का माहौल हो गया। और इसी बीच मालूम चला कि एनआईए की टीम पीएफआई के दफ्तर पर पहुंच चुकी है और वहां पर खोजबीन जारी है। तो लगातार करीब 6 घंटे तक वहां पर सर्च कार्रवाई चली है और सुबह 8 बजे एनआईए की जांच कंप्लीट हुई। उसके बाद जी विष्णु,
लगता है उनसे मेरा संपर्क कटा है। बहरहाल बड़ी खबर है। देखिए, जैसा कि आज दिन भर आपको सुबह से इस खबर से जुड़े तमाम अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। हमने आपको बताया कि जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त भी एनआईए और ईडी की टीम छापे मारने निकल चुकी थी, छापे मारना शुरू कर चुकी थी और उनकी कार्रवाई को 2 से 3 घंटे हो चुके थे जब तक हम उठे। जैसा कि सहयोगी विष्णु बता रहे थे, रात को करीब 2 बजे के आसपास किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और पीएफआई के दफ्तर तक एनआईए और ईडी की टीम पहुंची और जांच करना शुरू की, कड़ियां जोड़ना शुरू कर दी गई। देखिए, देश के कई जगहों पर ये छापे पड़े हैं और खास बात यह है कि टेरर फंडिंग केस में भी जांच आगे बढ़ रही है। 100 से ज्यादा लोगों को डिटेन किए जाने का मतलब अगर इशारा आप समझ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आज की कार्रवाई के दौरान 100 से ज्यादा लोग अब तक हिरासत में लिए गए। सहयोगी विष्णु हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। जी विष्णु, आप बता रहे थे कुछ बाधाएं आई, उस वजह से हमें रुकना पड़ा। जी जारी रखें। देखिए सुप्रीम, जयपुर में करीब 6 घंटे तक पीएफआई के दफ्तर पे कार्रवाई चल रही है। रात को करीब 2 बजे एनआईए की टीम ईडी की टीम के साथ में मौके पर पहुंची। उसके अलावा सीआईएसएफ के बल को साथ में लिया गया, हथियारबंद कमांडो साथ में लिए गए। इलाके की सबसे पहले घेराबंदी की गई, वहां पर आवाजाही को रोक दिया गया। उसके बाद रात के 2 बजे से लेकर के और सुबह के करीब 8 बजे तक यहाँ पर कार्रवाई चली, करीब 6 घंटे कार्रवाई चली। उसके बाद लोगों में काफी आक्रोश और बताया जा रहा है कि वहां से एनआईए की टीमों ने कुछ दस्तावेज लिए, लेकिन जयपुर में किसी के पकड़ने की जानकारी अभी तक पुष्टि उसकी हो नहीं सकी है। और इसी के विरोध में हो सकता है दोपहर 12 बजे पीएफआई के कार्यकर्ता वहां पर एमडी रोड पर प्रदर्शन करें। चूंकि एमडी रोड मुस्लिम बहुल इलाका है, काफी संख्या में लोग वहां रहते हैं, तो ऐसे में सांगानेरी गेट और जो आसपास के इलाके थे जो वहाँ पे खुलते हैं, उन सभी इलाकों को ब्लॉक कर दिया गया। कमांडोज को वहाँ पर तैनात कर दिया गया, स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया और ये कार्रवाई 6 घंटे तक चली। अब दोपहर 12 बजे, करीब 12 बजे ये जो पीएफआई के कार्यकर्ता हैं जयपुर में प्रदर्शन कर सकते हैं। जी, कार्रवाई 6 घंटा चली, इसका मतलब है कि कार्रवाई फिलहाल जयपुर में खत्म हो चुकी है। जितना कुछ भी खंगालना था, जो भी कड़ियां जोड़नी थी, वो खत्म हो गया। जी बिल्कुल, जयपुर में 6 घंटे कल चली कार्रवाई के बाद में ये जो एक्शन था वो खत्म हो गया। रात को 2 बजे एनआईए की टीम मौके पर पहुंचती है, सर्च करती है, पीएफआई के दफ्तर में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे जो सभी टीमें थी वो यहाँ से चली गई है और जयपुर के अलावा जो राजस्थान में कोटा, बारा और कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की गई। तो जयपुर की इस कार्रवाई सिर्फ 6 घंटे चली और 8 बजे कार्रवाई कंप्लीट हो गई। कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिए गए हैं। जब वहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे तो पीएफआई के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे इमरान खान, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने कुछ इस संबंध में बोलने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वक्त आने पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी पूरी बात को कहा जाएगा जयपुर में। जी, देखिए, टेरर फंडिंग केस में ऑलरेडी एनआईए जांच कर रही है, जो कि बिहार में जिस मॉड्यूल का खुलासा हुआ था और गोपनीय दस्तावेज न्यूज़ 18 ने उनका राजफाश भी किया था। मैं कहना ये चाहता हूं कि प्रदेश के लिहाज से देखें तो एक सांप्रदायिक घटनाक्रम जो कि एक जिले में हुआ, आप भी वहां पर कवर करने गए थे विष्णु, उस वक्त भी पीएफआई का नाम सामने आया था। अभी रिएक्शन के नाम पर एक प्रदर्शन की बात जरूर हो रही है, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो घूम रही हैं और जांच किस किस की चल रही है और कहां कहां तार जुड़ रहे हैं, उसका एक मोटा मोटा अंदाजा लग रहा है। देखिए, कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद में पीएफआई का नाम सामने आया था और देश भर में कई जगहों पर वैसे भी कार्रवाई की गई थी। कन्हैयालाल के बाद जो मोहम्मद गौस, मोहम्मद रियाज थे, उनके संबंध पीएफआई से बताए गए थे, लेकिन हालांकि पीएफआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सभी आरोपों को नकार दिया था। लेकिन और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले भी ईडी की कार्रवाई पीएफआई के इसी दफ्तर में, जो कि एमडी मोती डूंगरी रोड पर है, वहां पर हो चुकी है। लेकिन आज जब ये कार्यकर्ता हुई तो वहां पे मीडिया को भी एक बार जाने से रोका गया और मीडिया के जब पीएफआई के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए तो मीडिया कर्मियों के पास देख करके उनको अंदर जाने के बाद में दिया गया, यानी विश्वास पहले किया गया कि ये लोग मीडिया से ही नहीं है। तो अभी उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जब्त किए गए हैं। कुछ जो यहाँ पे फंडिंग की जो बात आ रही है कि फंडिंग पीएफआई के दफ्तर में, यानी कि उनके अकाउंट्स में कितनी होती है, इनका कहाँ से हो रही है, इन सभी तमाम जो जानकारी हैं और इनके कितने इनकी संबंध यहाँ पे है, उन सब के बारे में जांच की जा रही है। जी विष्णु, आप मेरे साथ रहें। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए, एनआईए इंडिपेंडेंट भी कार्रवाई करती तो बड़ी कार्रवाई होती, ईडी भी इंडिपेंडेंट कार्रवाई करती तो ये बड़ी कार्रवाई होती। ये जॉइंट ऑपरेशन है, इसका मतलब है कि जांच के 2 डिफरेंट धड़ों को एक ही जैसे इशारे मिल रहे हैं और जॉइंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि कोई ना कोई बड़ा खुलासा, कोई ना कोई बड़ी खबर इंतजार कर रही है किसी भी वक्त सामने आने की।
वाकई में बहुत उम्दा सवाल है आपका। और जिस तरह से एनआईए और ईडी के सर्च ऑपरेशन की अगर बात करें तो ये इस मामले पर पहले से भी हालांकि कई केसेस एनआईए में भी रजिस्टर्ड है, ईडी में भी केस रजिस्टर्ड है, लेकिन ईडी का जो काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है एनआईए से। वो ईडी जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करती है और जो एनआईए है वो टेरर मॉड्यूल, टेरर फाइनेंस, उस सब से जुड़े हुए मामले को इन्वेस्टिगेशन करती है। तो यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी का जो कुछ रिपोर्ट जो है वो बाकायदा कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय में साझा किया गया था और इसी मामले को लेकर आईबी के साथ साथ एनआईए और ईडी के अधिकारियों के भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी गृह मंत्रालय में और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम देने की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। तो जिस तरह से कहा जा सकता है कि कई जांच एजेंसियों कि एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है उसको आज अंजाम दिया जा रहा है और इस पूरे ऑपरेशन पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा नज़र रखी जा रही है, उचित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि जिस तरह से पूरे देश भर में एक बड़े स्तर पर इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई बड़ी कामयाबी आज मिली है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो पीएफआई संस्था से जुड़े हुए हैं। डिटेन किया है या गिरफ्तार किया गया? क्योंकि अगर गिरफ्तार किया गया इसका मतलब है कि इस छापे के दौरान सबूत तो सामने आ रहे हैं और इतनी मात्रा में तो आ रहे हैं कि इतनी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया जाए। निश्चित तौर पे देखिए अब इन लोगों की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हमारे सूत्र बताते हैं कि अब गिरफ्तारी की गई है। हम लोग अभी सुबह तक चला रहे थे कि वो इस मामले पर हिरासत की बात आ रही थी, लेकिन अब जानकारी मिल रही है गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 2 बजे के बाद इस मामले में जांच एजेंसी के द्वारा औपचारिक तौर पर पुष्टि की जाएगी। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने की औपचारिक तौर पर जानकारी मैं देना चाहूँगा, जिसमें कि एक शख्स का नाम है परवेज जो शाहीन बाग इलाके का रहने वाला है और वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। पीएफआई का मैं अभी थोड़ी देर पहले तक मैं उसी के दफ्तर के पास में था जहां से उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली। और इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से वसीम नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ बिहार में देखा जाए पूर्णिया में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि एक चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में एक कहा जा सकता है कि 13 राज्यों में 106 से ज़्यादा लोकेशन पर एक साथ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आज का जब ये सर्च तो देखिए बीएफआई ने अपने आप को फैलाया तो है। 2007 में एक बॉडी का गठन होता है, 2010 में पहली बार प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने के घटनाक्रम में उसका नाम दुनिया के सामने आता है, जो लंबे वक्त तक सिर्फ साउथ के स्टेट्स में एक्टिव बताया जाता था, लेकिन धीरे धीरे कर वो लगभग 20 राज्यों में फैल चुका है। शंकर आप मेरे साथ बने रहें। कोटा से सहयोगी योगेश त्यागी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी छापे मारे गए हैं। योगेश, क्या कुछ आप बता पाएंगे? सब कुछ ठीक ठाक तरीके से निपट गया है वहां पर भी जैसे जयपुर में निपटा? बिल्कुल कल से ही जो एनआईए है वो कार्रवाई कर रही है। देर रात कोटा के सांगोद कस्बे में एनआईए ने कार्रवाई की। पीएफआई के जो एक पदाधिकारी हैं उनके घर पर ये कार्रवाई की। पहले विज्ञान नगर स्थित उनके घर पर हुई, उसके बाद कैथून उनका गांव है वहां पर उनके ठिकानों पर जो एनआईए है उन्होंने दबिश दी। सूचना ये भी मिल रही है कि उसके भाई को भी पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन उसको पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया। कोटा सहित 12 में भी एनआईए ने अपनी कार्रवाई की है, एनआईए ने जो जांच है वो की है, लेकिन अभी तक जो आधिकारिक रूप से कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी की सूचना अभी मिल रही है कि कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में हुई हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर जो जानकारी है वो निकल कर आना बाकी है। और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कार्रवाई है वो एनआईए जो है कोटा में अंजाम देने वाली है। गिरफ्तारियां हुई है, इसको अगर थोड़ा सा आप बता पाएं योगेश, क्या पीएफआई के कोई पदाधिकारी या पीएफआई के छोटे लेवल के कार्यकर्ता या क्या जानकारियां चर्चा में? बिल्कुल, ये जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है ये पीएफआई से जुड़े हुए ही लोग हैं और पीएफआई की जो टेरर फंडिंग है उसको लेकर के एनआईए के पास जो इनपुट थे उसी के आधार पर ये कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में ये कार्रवाई चल रही है। कोटा और बारां में भी इसी सिलसिले में जो है वो कार्रवाई हुई है।
और कार्रवाई कल से लगातार जारी है। देर रात तकरीबन 3 से 4 बजे सांगोद के अंदर कार्रवाई हुई। 12 में दिन से ही कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। कई लोग ठीक है, तो गिरफ्तारियां हो रही है, कोटा से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पीएफआई संस्था से जुड़े वसीम को देखिए, ये एक नाम सामने आ रहा है, वसीम को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके से इसे हिरासत में लिया गया। दिल्ली से 3 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने का इन पर आरोप है। इसके अलावा दिल्ली में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसा कि सहयोगी शंकर आनंद भी हमको बता रहे थे, और मास लेवल पर गिरफ्तारियां हुई हैं। देखिए 1, 2 या 10 की संख्या में नहीं, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि इस पर आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। सहयोगी शंकर आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, विष्णु बने हुए हैं, कोटा से योगेश त्यागी भी बने हुए हैं। शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। शंकर, आपको याद होगा फुलवारी शरीफ वाला प्रकरण, जिसमें पीएफआई के गोपनीय दस्तावेज न्यूज़ 18 के हाथ लगे, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से बड़े बड़े सपने पीएफआई ने पाल रखे थे, किस तरह से वो चाहते थे कि एक निश्चित साल तक जाकर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र में बदलना है, किस तरह से फंडिंग करनी है, किस तरह से अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। लेकिन अब आप एनआईए के प्लान की और ईडी के प्लान की तारीफ करनी होगी। ऐसे वक्त पर जब विरोध सबसे कम होता, लोग अपने घरों में सो रहे होते, उस वक्त टीमें पहुंचती हैं, जो भी सबूत खंगालने हैं वो खंगालती और धीरे धीरे कर कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, बेहतरीन प्लानिंग के साथ, देश भर में लगभग एक ही समय के आसपास पूरे देश में। शंकर, नहीं लगता है शंकर से मेरा कनेक्शन कट गया है। विष्णु के पास मैं चलता हूं। विष्णु, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि जयपुर से भी गिरफ्तारी हुई हो? और दूसरा, आप जहां पर खड़े हैं, कि आपके बैकग्राउंड में वो इलाका है, आप किसी बिल्डिंग की छत पर खड़े हैं शायद, कि आपके बैकग्राउंड में वो इलाका है जहां पर एनआईए ने कार्रवाई की? देखिए, हम वहाँ से काफ़ी दूर है, चूंकि वहाँ तक पहुँचना एक बार हम पहुँच भी गए थे और हमने वहाँ पे बातचीत भी की थी। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है इमरान, उनसे हमारी वहाँ पर बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि केवल परेशान करने के लिहाज से हमको यहाँ पर ये जो कार्रवाई की जा रही है, उनको ये भी कहना था कि रात के करीब 2 बजे एनआईए की टीम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो कमांडोज थे उनको लेकर यहाँ पहुंचे। उसके बाद में पूरे इलाके की घेराबंदी की। सबसे बड़ी बात जो एमडी रोड है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ पर अगर दिन के वक्त यदि आप कार्रवाई करना बहुत आसानी नहीं हो सकती है यहाँ पर एनआईए की हो, तो ऐसे में रात के वक्त को यहाँ पे चुना गया। बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ में उस वक्त को चुना, जबकि आसानी से एनआईए की टीम इस इलाके में एंटर हुई और एंटर करने के बाद में पूरे इलाके को घेर लिया गया। जगह जगह पर कमांडो तैनात कर दी गए, आवाजाही को रोक दिया गया। सुबह 8 बजे तक की कार्रवाई चलती है। तो ऐसे रोक रहा हूं विष्णु, शंकर के पास एक बार फिर हम करेंगे। मुझे बताया जा रहा है कुछ अपडेट है। अगले सवाल से पहले शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, जो जिस लोकेशन पर मैं थोड़ी देर पहले था, शाहीन बाग स्थित जो पीएफआई का एक कहा जा सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट दफ्तर है, उस दफ्तर को एनआईए के अधिकारी के द्वारा सील कर दिया गया है। इस वक्त में एनआईए के अधिकारी पहुंच करके उस दफ्तर को सील कर दिए हैं और एनआईए के एक परवेज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देखा जाए, जिस तरह से आप फुलवारी शरीफ की बात चर्चा कर रहे थे, तो फुलवारी शरीफ का जो मसला है वो मसला बेहद इंपॉर्टेंट था। जिस तरह से इस मामले में फुलवारी शरीफ मामले में जो तफ्तीश की गई, तो उसके कई कनेक्शन जुड़ते चले गए। बात करें चाहे राजस्थान की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, कई लोकेशन पर उसके जो कनेक्शन वो सामने देखने को मिला था। उसी के बाद इस मामले पे एनआईए और भी आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया था और उसके बाद तमाम जो इनपुट, जो जिस तरह से बाकायदा चाहे आईवी की बात करें या एनआईए की बात करें या ईडी की बात करें, तो इन तमाम मामलों को इकट्ठा किया गया। और यहाँ पे बात होती है कि आखिर ज्वाइंट ऑपरेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कई बार देखने को मिलता है कि जब ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन एक संयुक्त तौर पर आगे बढ़ाया जाता है, तो कई बार जब दस्तावेज आपस में शेयर किया जाता है और तब कई नए इनपुट्स भी सामने देखने को मिलते हैं। कई बार होता है कि ईडी के पास कुछ अच्छे इनपुट्स मिल गए, कभी एनआईए के पास मिल गए, और जब उस इनपुट्स को आपस में जब जांच एजेंसी आपस में शेयर करती है, तो उसके बाद कई नए एक कहा जा सकता है कि नए इनपुट्स सामने मिलते हैं और उसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इस मामले को अंजाम दिया गया और 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार करने की खबर आ रही है, जिसमें कि राजधानी दिल्ली के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर एक संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देना और उसके साथ उसको आगे बढ़ाने का एक आरोप है। इसके साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश से भी एक गिरफ्तारी की खबर आ रही है और इस वक्त में थोड़ी देर पहले बाकायदा जिस तरह से बाकायदा बिहार में भी सच ऑपरेशन को अंजाम देना वहाँ पर प्रारंभ कर दिया गया है, बिहार के पूर्णिया में। हालांकि अगर कितने लोकेशन की बात करें तो अभी तक
जो हमारी जानकारी है 106 लोकेशन पर इस वक्त में लगातार सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये 106 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन रात में ही प्रारंभ हो गया था। तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में एनआईए के अधिकारी और देखिए जांच की रोड कहां तक ले जाती है ये तो एनआईए और ईडी के अधिकारी बता पाएंगे, लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये रोड जहां तक जा रहा है जितना समझ में आ रहा है अगर इसी तरह से चीजें चलती रही और इसी तरह से गिरफ्तारियां होती रही तो वो दिन दूर नहीं है। जो डिमांड देश भर में से उठ रही थी पीएफआई को देशव्यापी बैन करने की, हो सकता है चीजें अब उस दिशा में तेजी से बढ़े। शंकर आप मेरे साथ बने रहे। योगेश त्यागी कोटा का मैं रुख कर रहा हूं। योगेश, किसी तरह के विरोध का सामना कार्रवाई के दौरान नहीं करना पड़ा, रात के वक्त आसानी से कार्रवाई को किया गया और फिर वहां से टीम चली गई? बिल्कुल, रात का वक्त इसीलिए चुना गया कि किसी तरीके के विरोध का सामना ना करना पड़े एनआईए को। और कोटा में तकरीबन 1 दर्जन, कोटा और बारा में मिला के 1 दर्जन स्थान है जहां पर ये कार्रवाई हुई है और जो पीएफआई के जो सदस्य हैं, पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके घरों पर, उनके ठिकानों पर ये कार्रवाई हुई है। कई लोगों को गिरफ्तार करने की भी सूचना है। कई लोगों को पूछताछ के लिए भी एनआईए ने उठाया है, उनसे पूछताछ की गई है और जो कोशिश है वो यही है एनआईए की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनपुट जुटाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जगह कार्रवाई करके, और जितनी जो इनपुट उनको मिल रहा था उसी के आधार पर एनआईए अपना काम कर रही है। अभी हम लोग एनआईए के अधिकारियों से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और जल्द ही कोई सूचना इस बारे में मिल जाएगी कि अब तक कितने, लेकिन अब तक की कार्रवाई से संकेत क्या मिले? इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन कोटा का है या फिर डायरेक्ट कनेक्शन कोई है? कोई मीडिएशन वाला रोल कोटा से निभाता था या डायरेक्ट रोल निभाता था? क्या क्या पता चल रहा है? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो एनआईए ने कार्रवाई की है वो पीएफआई के जिस पदाधिकारी पर की है उसका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट लिंक जो था वो था और टेरर फंडिंग में उसका कहीं ना कहीं नाम था। ये ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं, हालांकि इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन जो सूचना है वो खुलकर अभी यही सामने आ रही है कि जो पीएफआई का पदाधिकारी है, कोटा में एक बड़ा पदाधिकारी है, उसके ठिकाने पर मैन जो है वो कार्रवाई करनी थी और वो इस वक्त कोटा में नहीं है, वो घर नहीं मिला और उसके भाई को पुलिस ने उठाया, जांच की है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो केरल में मौजूद है और केरल से एनआईए उसे गिरफ्तार कर सकती है, उठा सकती है। मैं विष्णु आपसे भी मेरा सवाल वही है, बस दूसरे शब्दों में पूछूंगा मैं। अपनी उपस्थिति तो पीएफआई राजस्थान में दर्ज कराता है, लेकिन बहुत गहरी पैठ हो राजस्थान में इस तरह की स्थिति पीएफआई की अभी बन नहीं पाई थी। हालांकि जिस तरह से देश भर में उसने पैर पसारे हैं उस तरह से ज्यादा समय नहीं लगता उसे राजस्थान में भी एक बड़े संगठन के तौर पर खड़े होने में। जिस तरह के हालात हैं उसके मद्देनजर भी मैं यही पूछना चाहता हूं कि फिलहाल राजस्थान से जो भी कनेक्शन नजर आ रहा है वो बीच में मॉडरेटर वाला है या मीडिएशन वाला कोई कनेक्शन मिल रहा है या फिर किसी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? राजस्थान से 2 गिरफ्तारियां एनआईए ने की है। कुल जो 11 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई थी उनमें से 106 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया, जिनमें राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उदयपुर के खांजी पीर इलाके में से इन 2 लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने अपना जो प्रेस रिलीज जो जारी किया है उसमें 106 लोगों की गिरफ्तारी सामने आई, जिनमें राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियां उदयपुर के खांजी पीर से होने की बात सामने आई है। कुछ के समय बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या और पुष्टि होगी तो इस बात सामने आ जाएगी, लेकिन राजस्थान से 2 गिरफ्तारियां होने की बात की पुष्टि हो चुकी है। और अब क्या कुछ है प्रेस रिलीज में? पीएफआई ने जो है अपना पैर राजस्थान में पसारना शुरू किया था, लेकिन बहुत बड़े, देखिए अभी तक की जो जानकारी है वो यही है कि जो 106 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें राजस्थान में 2 लोग हैं, आंध्र प्रदेश में 5 लोग हैं, आसाम में 9, दिल्ली में 3, कर्नाटका में 20, केरला में 22, मध्य प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 20, पुडुचेरी में एक कार्रवाई की गई, वहाँ पे 3 लोगों को डिटेन किया गया है। उसके अलावा राजस्थान में 2, तमिलनाडु में 10 और उत्तर प्रदेश में 8 लोगों को डिटेन किया, कुल मिला के 106 लोगों को डिटेन किया गया है। और ये जो कार्रवाई है एनआईए, ईडी और स्टेट पुलिस की ओर से, यानी 7 उनके संयुक्त ऑपरेशन में ये गिरफ्तारियां की गई, जिनमें राजस्थान में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, पर सवाल वही है विष्णु की किस तरह का कनेक्शन राजस्थान का माना जा रहा है। अब जैसा कि आप बता रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश में भी छापेमारी है, यूपी में भी छापेमारी है, केरल के कुछ जगहों पर छापेमारी है और हाल के दिनों की 3 बड़ी घटनाएं हम वैसे ही बता चुके हैं जिनमें पीएफआई का नाम आया। एक जो कि बिहार से थी, एक बयान को लेकर, देखिए सांप्रदायिक बयान का मामला भी पीएफआई की तरफ से सामने आया और कर्नाटक में हिजाब प्रकरण जो इतना तेजी से उग्र होता चला गया था, उस प्रकरण में
भी राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह कहना था कि पीएफआई की साजिश थी। इस बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यूपी से गिरफ्तारियां हुई हैं, दिल्ली से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इधर मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। इंदौर और उज्जैन में एनआईए ने छापे मारे। टेरर फंडिंग से जुड़े दस्तावेज सूत्र बता रहे हैं कि जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंकर मेरे साथ हैं। शंकर, एनआईए की प्रेस रिलीज की बात सामने आ रही है। मतलब एक तरह से अब तो ये कह ही सकते हैं कि पुष्टि हो ही गई, लेकिन क्या कुछ है उसमें और क्या क्या जानकारियां हैं प्रेस रिलीज में, अगर आपने उसे देखा हो? नहीं, मेरी आवाज शंकर तक नहीं पहुंच रही है। विष्णु मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जी विष्णु, अगर आप बता पाए और क्या क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, एक खबर अभी और ब्रेक हुई है कि 12 में एनआईए ने एसडीपीआई के जिला सचिव को भी हिरासत में लिया, गिरफ्तारी उसकी हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। तो 12 में एसडीपीआई के जिला सचिव को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात कि एनआईए ने आज सुबह जो ये देर रात तक ये जो ऑपरेशन चलाया उसमें ईडी साथ में रही, स्थानीय पुलिस को साथ में लिया गया और आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में यानी 11 राज्यों में ये कार्रवाई हुई, सर्च ऑपरेशन हुआ, छापेमारी हुई, जिनमें राजस्थान में 2 लोगों को गिरफ्तार करने की पुष्टि लगभग हो चुकी है। उसके अलावा मैं फिर बता रहा हूँ कि आंध्र प्रदेश में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसके अलावा आसाम में 9, दिल्ली में 3 लोग हैं और कर्नाटका में सबसे ज्यादा 20 और केरला में 22 लोगों को हिरासत में गिरफ्तार किया गया है। जी देखिए, दूर की कौड़ी है लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, विष्णु ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान को तस्कर कुछ चीजों के लिए मुफीद मानते हैं, जैसे सोना तस्करी, और आप देखिए उसके तार भी उन देशों की तरफ जाते हैं जिन देशों को हमारा दुश्मन, हमारा दोस्त देश तो कहा नहीं जाता। इसके अलावा अगर हम बात करें कैश के फ्लो की, हवाला की कुछ चीजें राजस्थान से कनेक्ट होती हैं, कैश के फ्लो को लेकर चीजें। इसका मतलब यह है कि राजस्थान का जिस तरह से कनेक्शन जुड़ रहा है, ईडी ये कार्रवाई कर रही है, वो पैसे के मूवमेंट को लेकर है, पैसे जमा रखने को लेकर नहीं है। मूवमेंट के लिए शायद पीएफआई और एसडीपीआई ने राजस्थान को मुफीद माना, ठीक वैसे ही जैसे कुछ तस्कर अपने अपने सामानों के लिए राजस्थान को मुफीद मानते हैं अलग अलग कारणों से। देखिए, कुछ देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि अकाउंट किसके जो मनी जो ट्रांसफर है उसको देकर के ईडी को जोड़ा गया है इस पूरे केस के अंदर। चूंकि एनआईए है वो आतंकी घटनाओं से सस्पेक्ट्स को देखकर एनआईए इसमें जुड़ी है। उसके अलावा ईडी को मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के जोड़ा गया है, लेकिन इसीलिए जयपुर में लेकर अभी तक ये बात सामने नहीं आई। लेकिन जयपुर में मोती डूंगरी रोड पर जो पीएफआई का जो ऑफिस था वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जब्त किया गया है। लेकिन जब वहाँ पर हम लोग पहुँचे थे तो जानकारी में यही सामने है कि पीएफआई के जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त में राजस्थान में नहीं है। तो जो बड़े लेवल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नहीं है, जयपुर में नहीं है, इस ऑफिस में भी लगभग बंद ही रहता है। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई उसके बाद में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो मनी ट्रांजैक्शन को लेकर के राजस्थान का नाम अब तक सोना तस्करी, दुबई से कनेक्शन का जुड़ता है। अब जो है पीएफआई का नाम भी अब सामने आया और आज की जो गिरफ्तारी है, आज की जो छापेमारी है वो उसको तस्दीक भी कर रही है। जी बिल्कुल, और वो क्या रूट रहता है, यही सारी चीज़ें एनआईए और ईडी खंगालेगी। क्योंकि अगर हम याद करें, बिहार में फुलवारी शरीफ में जिस वक्त छापे पड़े थे और जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट पीएफआई का सामने आया था जिसमें किस तरह से फंड्स को मूव करना है, किस तरह से ट्रेनिंग कैंप्स चलाने, किस तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ना है, उसका पूरा एक उनके हिसाब से उन्होंने फुल प्रूफ प्लान तैयार करके रखा था। उसमें राजस्थान में किस हद तक ये एक्ट कर पाए थे। देखिए, करौली हिंसा अगर आपको याद हो विष्णु, तो उस वक्त भी एक लेटर पीएफआई का चर्चाओं में आया जिसमें पीएफआई ने स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि भाई वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। अब कहने का मतलब यही है कि इस तरह के चीज़ों में कितना इन्वॉल्वमेंट है, और देखना यह भी है कि अगर कुछ ठोस निकल कर आता है तो क्या स्टेट की तरफ से सेंटर को यह कहा जाता है पीएफआई को बैन करो, ये मांग जो कि बीजेपी बार बार कांग्रेस की तरफ उछालती रही, हालांकि दूसरे राज्यों से भी ये हो सकता था, लेकिन ये अब रास्ता उस तरफ जाते दिख रहा है कि हो सकता है कुछ ही दिनों में पीएफआई को देशव्यापी बैन कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।